करता हूं और आज की इस वीडियो में मैं उस शख्स की बात करने वाला हूं जिसने अपने मजबूत इरादों के बूते अंग्रेजी हुकूमत को नाक तले चने चबा दिए। मैं भारत के उस वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह की बात कर रहा हूं जिसका जन्म 28 नवंबर 1907 ईस्वी को पंजाब प्रांत के बंगा नामक गांव में हुआ था, जो वर्तमान में अब पाकिस्तान में है। इनकी माता का नाम विद्यावती कौर व पिता का नाम किशन सिंह था। ये किसान सिख परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनका समस्त परिवार देशभक्तों का परिवार था, जिस कारण भगत सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। भगत सिंह ने अपनी 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई गांव के ही एक स्कूल से पूरी की। इसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने इन्हें डीएवी स्कूल लाहौर में एडमिशन दिलवा दिया। भगत सिंह पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे। इन्होंने स्कूल टाइम में ही 50 से अधिक पुस्तकें पढ़ डाली जो आउट ऑफ सिलेबस थी, और डीएवी स्कूल में इनका संपर्क लाला लाजपत राय व करतार सिंह सराभा जैसे प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं से हुआ, जिसके बाद इनमें क्रांतिकारी भावना और अधिक तीव्र होने लगी। भगत सिंह में देशभक्ति की झलक बचपन में ही दिखाई देने लगी थी। एक समय की बात है जब भगत सिंह के हाथ बचपन में खेलते खेलते इनके चाचा अजीत सिंह की बंदूक लग गई। इन्होंने अपने चाचा से पूछा, चाचा जी इससे क्या होता है? चाचा ने कहा कि वैसे अंग्रेजी हुकूमत को मार भगाएंगे। भगत सिंह ने कहा, फिर तो मुझे भी चाहिए ऐसी बंदूक जिससे मैं इन गोरे अंग्रेजों को मार भगाऊं। कुछ दिनों बाद जब भगत सिंह अपने पिता के साथ खेतों में काम करने गए तो इन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताजी आपने आम की गुठली क्यों बोई? तब इनके पिता ने उत्तर दिया, बेटा गुठली से पेड़ लगेगा और उस पेड़ पर ढेर सारे आम। तो भगत सिंह ने झट से उत्तर देते हुए कहा, तो पिताजी मैं बंदूक बो दूंगा ताकि बंदूकों का पेड़ लग जाए। यह सुनकर इनके पिताजी हंसने लगे और पूछा कि तुम बंदूक क्यों बोना चाहते हो? भगत सिंह ने उत्तर दिया, पिताजी मैं बंदूक इसलिए बोना चाहता हूँ ताकि मैं अंग्रेजों को यहाँ से भगा दूँ। छोटे से बच्चे में ऐसे विचारों को देखकर इनके पिता हैरत में पड़ गए और यहाँ से भगत सिंह के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। कौन नहीं जानता 13 अप्रैल 1919 वाला दिन जिसे भारतीय इतिहास में ब्लैक डे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर रहा हूँ। इस दिन ने भगत सिंह के मन पर इतना ज़्यादा प्रभाव डाला जिसके बाद इन्होंने प्रण किया कि वो अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला देंगे, और आगे चलकर ठीक ऐसा ही हुआ। 1920 का समय था जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में भगत सिंह ने अपना सक्रिय योगदान दिया। अब बात 1921 की है जब भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज लाहौर में एडमिशन लिया, जहां इनका संपर्क भगवती चरण, यशपाल, सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारी नेताओं से हुआ जिनके विचारों से ये अत्यधिक प्रभावित हुए। इसके बाद इन्होंने फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, नेपोलियन, जर्मनी व इटली के राष्ट्रवादियों का गहना दिया। 1923 और 24 में जब भगत सिंह अपनी बीए की पढ़ाई कर रहे थे तो इनके माता पिता इनकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन भगत सिंह ने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया और कानपुर भाग गए। वहां जाकर ये बंगाल के क्रांतिकारियों में शामिल हो गए, और ठीक यहाँ से भगत सिंह के जीवन का एक और नया अध्याय शुरू होता है। बचपन में जिन अंग्रेजों को भगाने के सपने वो देखा करता था, उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए भगत सिंह एक नई डगर पर चल पड़ा था। मार्च 1926 में भगत सिंह ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की ताकि नवयुवकों में स्वतंत्रता के लिए नया जोश भरा जा सके। 5 अक्टूबर 1927 ईस्वी की है जब लाहौर के एक मेले में बम चला। इस घटना में 12 व्यक्ति मारे गए और 56 घायल हुए। सरकार ने इसके लिए भगत सिंह को जिम्मेवार ठहराया और उसे गिरफ्तार कर लिया, परंतु सरकार भगत सिंह के खिलाफ झूठी गवाही न पेश कर सकी। आखिर में क्रांतिकारियों के दबाव के कारण सरकार ने भगत सिंह को 1 महीने पश्चात छोड़ दिया। सरकार की इस झूठी गवाही ने भगत सिंह को इतना उत्तेजित किया कि वो देश की स्वतंत्रता पर मर मिटने के लिए तैयार हो गया। नौजवान भारत सभा ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने की अपील की। जब साइमन कमीशन 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी के दिन लाहौर पहुंचा तो पंजाब के विख्यात नेता लाला लाजपत राय ने हजारों लोगों के साथ मिलकर इसका विरोध किया और इनका काले झंडे दिखाकर स्वागत किया, और साथ ही साइमन कमीशन को बैक के नारे लगाए। कोर्ट ने निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज करवाने का आदेश दे दिया। लाला लाजपत राय पर लाठियों की वर्षा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दिन लाला लाजपत राय ने एक वक्तव्य में कहा, मैं घोषणा करता हूं कि मुझ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी राज्य के कफन में कील का काम करेगी। 17 अक्टूबर 1928 ईस्वी को इन लाठियों के घावों के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर भगत सिंह ने प्रण किया कि वो मौत का बदला मौत से लेंगे। भगत सिंह व उसके सभी साथियों ने स्कॉट को मारने के लिए 17 दिसंबर का दिन निर्धारित किया। उस दिन गोपाल की कार्यालय के बाहर ड्यूटी लगाई गई कि वो स्कॉट के आने पर रुमाल से उन्हें संकेत दे दें
शाम 4:30 बजे स्कॉट के कार्यालय से मिस्टर सैंडर्स मोटरसाइकिल से बाहर निकला। राजगुरु ने स्कॉट समझकर बंदूक से एक गोली चलाई जो उसकी गर्दन में जा लगी। भगत सिंह ने सैंडर्स के सिर में 4-5 गोलियां और दागी और उसे यमलोक पहुंचा दिया। इन क्रांतिकारियों ने लाहौर की दीवारों पर पोस्टर लगाए जिन पर लिखा गया कि सैंडर्स मारा गया है और हमने लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध ले लिया है। 1924 में कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और 1926 में नौजवान भारत सभा की। इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना नई दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में सितंबर 1928 में की गई। HSRA की स्थापना में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने विशेष भूमिका निभाई और इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना का रखा गया। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह भेष बदलकर कलकत्ता पहुंचे, फिर से बंगाल के क्रांतिकारियों में शामिल हो गए जिन क्रांतिकारियों का विचार था कि वे अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिए कुछ स्थानों पर विस्फोट करें और अपनी गिरफ्तारी दें। भगत सिंह ने आगरा पहुंचकर बम फैक्ट्री स्थापित की और ऐसी ही एक फैक्ट्री लाहौर में स्थापित की। उन्हीं दिनों केंद्रीय असेंबली हॉल दिल्ली में पब्लिक सेफ्टी बिलों को लेकर बहस चल रही थी। ये बिल मजदूर विरोधी व जनता विरोधी थे। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी का दिन था जब इन बिलों को स्वीकृति दी जाने वाली थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अंग्रेजी भेष में वहां पहुंचे और असेंबली में 2 बम फेंके। बम विस्फोट से भगदड़ मच गई, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहीं खड़े रहे और नारे लगाने लगे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने असेंबली हॉल में लाल रंग के पर्चे फेंके जिन पर लिखा था बहरों को सुनाने के लिए विस्फोटों की आवश्यकता है। ये दोनों असेंबली हॉल में ही खड़े रहे और अपनी गिरफ्तारी की। ये चाहते तो भाग सकते थे, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ समय बाद HSRA के सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। असेंबली में बम फेंकने और सैंडर्स की हत्या के आरोप में इन पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। 12 जून 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त को आजीवन काले पानी की सजा दी गई। HSRA के बंदी क्रांतिकारियों ने राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की और इस भूख हड़ताल पर बैठे जतीन दास की 63वें दिन 13 सितंबर 1929 ईस्वी को मृत्यु हो गई। धारा 129, 302 तथा विस्फोट पदार्थ एक्ट 4 और 6F तथा अन्य कई धाराओं के तहत इंडियन पेनल कोड के आधार पर 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी के दिन भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को न्यायालय ने सैंडर्स की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई। इनकी फांसी की सजा को लेकर तमाम राजनीतिक नेताओं ने सरकार से अपील भी की, मगर सब प्रयास व्यर्थ रहे। 14 फरवरी 1931 ईस्वी का दिन था जब कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के समक्ष भगत सिंह की माफी का आग्रह किया, पर इस माफीनामे पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद 17 फरवरी को गांधी जी ने भगत सिंह की माफी के लिए वायसराय से मुलाकात की, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी व तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य दिल्ली समझौता हुआ। इस समझौते में गांधी जी ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की बात की, परंतु हिंसक गतिविधियों को लेकर गिरफ्तार हुए बंदियों की बात नहीं की। इतिहासकार गांधी जी की यहाँ एक गलती ये मानते हैं कि उन्हें साफ तौर पर भगत सिंह व उसके साथियों का नाम लेकर फांसी की सजा रुकवाने का प्रयास करना चाहिए था। वो बात अलग होती कि फैसला किसके हक में आता। इतिहासकारों का दूसरा वर्ग ये भी कहता है अगर गांधी जी प्रयास भी करते तो उसकी इस बात पर कोई सुनवाई नहीं की जाती। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर भगत सिंह शहीद न हुए होते तो शायद ही उन्हें याद किया जाता, क्योंकि भगत सिंह समय चाहते थे कि वो भारत माता के लिए शहीद हों और उनकी शहादत के बाद इस भारत में लाखों करोड़ों भगत सिंह पैदा हों जो देश को आज़ाद कराने में अपने प्राण न्यौछावर कर दें। बात उस 3 मार्च की है जब भगत सिंह की मां भगत सिंह से मिलने लाहौर जेल में आती है और भगत सिंह को देखकर बोलती है, भगत आज बड़ा उदास लग रहा है। भगत सिंह ने उत्तर दिया, माँ मैं मरने से पहले देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उसका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया। भगत सिंह की माँ उत्तर देते हुए कहती है, बेटा मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन मौत ऐसी हो
जो सब याद रखें। भगत सिंह की मरने से पहले अपनी मां से यह आखिरी मुलाकात थी। देखते ही देखते 23 मार्च का दिन बहुत करीब आ गया। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी 24 मार्च को सुबह 6 बजे दी जाने वाली थी, मगर लोगों की हिंसा को देखकर कि भीड़ जेल पर हमला करके उन्हें बचा न ले, इसलिए उन्हें 11 घंटे पहले फांसी दी गई। 23 मार्च के दिन की शुरुआत बाकी दिनों की तरह हुई, लेकिन आज सुबह जोर से आंधी चल रही थी। घड़ी में सुबह के 4 बज चुके थे। जेल का वार्डन चरत सिंह भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से आकर बोलता है कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। धीरे धीरे सुबह हो गई। जेल का नाई बरकत सिंह हर कमरे के सामने से फुसफुसाता हुआ गुजरा कि आज रात को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाने वाली है। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। भगत सिंह ने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेने लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसी क्षण पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा समय न बचा। मेहता ने उनसे पूछा कि आप देश को कोई संदेश देना चाहोगे। भगत सिंह ने किताब से मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा वो पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी में पहुंचे। कुछ समय बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कोठरियों से निकाला। कोठरियों से निकलकर इन तीनों ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आजादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वजन मापा गया। पहले से इन तीनों के वजन बढ़ गए थे। तीनों से कहा गया कि वो अपना आखिरी स्नान करें। फिर इन्हें काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। जैसे ही जेल की घड़ी में 6 बजे कैदियों ने दूर से आती कुछ आवाजें सुनी, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आजाद हो। कैदी समझ गए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे तक ले जाया जा रहा है। कैदी भी इन तीनों के साथ इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जैसे ही भगत सिंह फांसी के तख्ते की ओर बढ़ा, चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाया कि वाहे गुरु को याद करो। भगत सिंह ने कहा, पूरी जिंदगी तो मैंने ईश्वर को याद नहीं किया, असल में मैंने कई बार गरीबों के कलेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर अब मैं उसे माफी मांगूं तो वो कहेगा इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए वो माफी मांग रहा है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और फांसी के फंदों को चूमकर अपने गले में डाल लिया। जल्लाद ने तख्ता खींचकर इन तीनों को फांसी दे दी। कुछ देर तक इन तीनों के शरीर तख्तों पर झूलते रहे। फिर इन्हें फांसी के फंदों से उतारकर मृत घोषित किया गया। इसके बाद जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई ताकि लोगों को समझना कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई है। फिर इनके पार्थिव शरीरों को गाड़ी में डालकर सतलुज नदी के किनारे ले जाया गया और इनके शरीरों को टुकड़ों में काटकर मिट्टी का तेल डालकर इनमें आग लगा दी। जैसे ही गांव के लोगों को आग दिखाई दी, वो आग की तरफ दौड़े। गांव के लोगों का शोर सुनकर अंग्रेजों ने इन तीनों के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंक दिया और यहाँ से भाग निकले। गांव के लोगों ने नदी से टुकड़ों को निकाला और उनका विधि पूर्वक दाह संस्कार किया। इस प्रकार ये तीनों वीर भारत माता को अपनी कुर्बानी दे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं ऐसी ही एक और बेहतर वीडियो के साथ।